हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। बताओ भाई, क्या हाल चाल है? हेलो साथियों, मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लास 3 तक पढ़ लिया था। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम की क्लास 3 हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम की क्लास 4 पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास 4। तो सभी लोग जो है चैनल, जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। और दूसरी बात ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये कर लो, और उसके बाद पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ भाई। ठीक है, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम की क्लास 4 पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं भाई। देखो भाई, हमारे सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एक माली अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। ठीक है भाई, एक माली अपने बगीचे में पेड़ों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या रहे, समान रहे। यदि 24 पंक्तियां हैं तो पेड़ों की संख्या 42 है। 24 पंक्तियां हैं तो पेड़ों की संख्या 42 है। आगे ये कहा जा रहा है यदि 12 पंक्तियां और हों तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ का है। ठीक है, आप लोग ये कहोगे कि ये क्वेश्चन जो है ये एलसीएम और एचसीएफ का है, तो आप इसको नंबर सिस्टम में क्यों करा रहे हो भाई। ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का नहीं है, नंबर सिस्टम का ही है। देखो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन एचसीएफ का तब होता, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर वो ये कह देता कि एक माली के पास एक अलग प्रकार के 25 फूल हैं और एक अलग प्रकार के, मान के चलो यही क्वेश्चन को कह देते भाई। अगर वो ये कह देता एक अलग प्रकार के 24 फूल हैं और एक अलग प्रकार के 12 फूल है, ठीक है, तो वो माली कितने ढेर बनाए जिससे प्रत्येक ढेर में पेड़ों की संख्या समान रहे, तब हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी बात नहीं की जा रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा भाई अलग है। देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि माली अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। देखो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वो पंक्तियां ले रहा है, अभी पंक्तियां कितनी है, 24 पंक्ति, और हर पंक्ति में पेड़ की संख्या क्या है, समान होनी चाहिए। अभी उसने क्वेश्चन में क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई उसने 24 पंक्तियां ली हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उसने कितनी ली है, 42। अब आप कहोगे यहाँ पर उसने लिखा नहीं प्रत्येक पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 42 है। नहीं, आपको मान के चलना पड़ेगा कि 24 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या है वो कितनी है, 42 है। आप मुझे खुद से बताओ, अगर भाई अगर मैं पंक्ति बड़ी पंक्ति बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें जो है क्या हो जाएंगे, ज्यादा पेड़ आ जाएंगे। अगर मैं छोटी पंक्ति बनाऊंगा तो उसमें क्या होंगे, कम पेड़ आएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई 24 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 42 पेड़ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई टोटल उस माली के पास जो पेड़ हैं वो कितने हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, 24 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, 42, तो टोटल जो पेड़ हो जाएंगे वो इतने हो जाएंगे। ठीक है, बराबर। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा कि यदि 12 पंक्तियां और हो जाएं, यानी कि पहले 24 पंक्तियां थी और प्लस 12 पंक्तियां और हो जाएं, 24 प्लस 12, तो देखो अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जब उसके पास पंक्तियां ज्यादा थी, सॉरी 24 पंक्तियां थी, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 42 पेड़ थे, तो देखो पेड़ तो उतने ही हैं। देखो माली के पास जो पेड़ हैं वो उतने ही हैं, वो गड़बड़ नहीं जाएंगे भाई। बस ये है कि उतने ही पेड़ से जब आप ज्यादा पंक्तियां बना दोगे तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कम रह जाएंगे। ठीक है, और जब आप कम पंक्तियां बनाओगे तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। वही तो कहानी है, जब वो 24 पंक्तियां बना रहा था तब पेड़ों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में कितनी थी, 42। अगर उसने पंक्तियां बढ़ा दी हैं
तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या रह जाएगी, कम रहेगी। अब कितनी रह जाएगी वही हमसे पूछेगा। मान लेते हैं n अब संख्या रहेगी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की। ठीक है भाई, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो देखो 24 इंटू कितना 42 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36 इंटू कितना n, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 दूनी 28। तो n का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो 28। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह 12 पंक्तियां और ले ले, अगर 12 पंक्तियां और हो तो अब प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या होगी वो 42 नहीं होगी, अब कितनी रह जाएगी, मात्र 28 रह जाएगी। ठीक है भाई, बात को समझे कि नहीं समझे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि एक अनुभवहीन फायर फाइटर अपने प्रशिक्षण के दौरान एक रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, कहता है कि वो पहले मिनट में वह 12 मीटर चढ़ता है, परंतु अगले मिनट में वह 5 मीटर फिसल जाता है। अगले मिनट में वह 5 मीटर फिसल जाता है। आगे कहा जा रहा है यदि रस्सी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 63 मीटर है तो वह कितने समय में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो कहने का मतलब यहाँ पर देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा। बंदर वाला क्वेश्चन आता था, ये कहता था कि भाई बंदर जो है 12 मीटर ऊपर चढ़ता है तो 5 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो बताइए कितने समय में बंदर जो है पूरे खंभे पर पेड़ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपने किया होगा। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब यहाँ पर बंदर की जगह कौन है, फायर फाइटर है। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई ऊर्ध्वाधर रस्सी है, जैसे मान के चलो ये ऊर्ध्वाधर रस्सी है, इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है वो कितनी है बोलो 63 मीटर। टोटल लंबाई इस रस्सी की कितनी है 63 मीटर है भाई। ठीक है, अब देखो करता क्या है कि ये फाइटर 12 मीटर ऊपर चढ़ेगा, परंतु कुछ फिसलन है, फिसलन के कारण वह 5 मीटर नीचे फिसल जाएगा। ठीक है, मतलब पहले मिनट में वह 12 मीटर ऊपर चढ़ेगा। देखो पहला 1 मिनट होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, जब 1 मिनट होगा पहले मिनट में तो वो क्या करेगा, वो 12 मीटर ऊपर चढ़ेगा, तो 1 मिनट में वो 12 मीटर की ऊंचाई कवर करेगा। लेकिन क्या क्या हो जाता है कि अगले मिनट में फिसलन के कारण, यानी कि जब अगला 1 मिनट होगा तब फिसलन के कारण मिनट, ठीक है, अगला 1 मिनट होगा तो वो फिसलन के कारण क्या हो जाएगा 5 मीटर नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, 5 मीटर नीचे खिसक जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस टोटल समय में उसने कितनी दूरी चढ़ पाए, वह फाइटर कितनी ऊंचाई चढ़ पाया, तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट में 12 मीटर वो चढ़ा लेकिन 5 मीटर नीचे फिसल गया, तो टोटल कितनी ऊंचाई चढ़ पाया 7 मीटर। ठीक है भाई, तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइटर है इस दर से चढ़ता है रस्सी पर कि 2 मिनट में 7 मीटर ऊंचाई चढ़ जाता है। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसका आंसर जो है ऐसे लगाएंगे कि भाई 7 मीटर ऊंचाई चढ़ा कितना 2 मिनट में। अब हमें टोटल खंबे की रस्सी की ऊंचाई कितनी है 63 मीटर, तो 63 मीटर कितने समय में चढ़ जाएगा। तो देखो इसका कितना गुना किया 9 गुना किया, 9 7 63, और इसका भी जब 9 गुना करेंगे 9 दूनी 18 मिनट। आप कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर कितना लगा देंगे 18 मिनट, जो कि बात क्या है सरासर गलत है। ठीक है, 18 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है, सही आंसर नहीं है भाई। देखो क्यों सही नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखो 18 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर क्यों सही नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो भाई कहने का मतलब ये हुआ कि देखो जब वो 7 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही जब वो अगर हम इसका 8 गुना करें, 8 गुना, तो देखो 8 7 56 मीटर, 56 मीटर की दूरी ऊंचाई वो कवर कर लेगा। देखो यहाँ पर 8 गुना किया तो इसका भी 8 गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि इस दर से चढ़ते हुए वह 56 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कितने मिनट में 16 मिनट में। ठीक है, अभी आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ये चढ़ता चला गया और इसने जो है कवर दूरी कितनी कर ली 56 मीटर की ऊंचाई कवर कर ली। अब देखो 56 मीटर ऊंचाई ये चढ़ चुका है। अब हाँ ठीक, तो देखो 56 मीटर की ऊंचाई चढ़ चुका है वो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, टोटल ऊंचाई थी 63 मीटर, 56 मीटर वो क्या कर चुका है
चढ़ चुका है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर उसको चढ़ने के लिए ऊंचाई बची कितनी, 7 मीटर। कितनी बची बोलो, 7 मीटर ही तो बची। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब वो अगर आप फिर से उसको अगली छलांग लगवाओगे तो वो देखो एक बार में वो 7 मीटर दूर ऊंचाई नहीं चढ़ जाता है, पहले 1 मिनट में वो 12 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर अगले मिनट में 5 मीटर नीचे खिसक जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने दोबारा से इसको अगले मिनट में 12 मीटर ऊंचाई की छलांग लगवाई, तो आप एक बात बताओ, वो यहाँ पर है, ठीक है। अब दूरी चढ़ने के लिए केवल 7 मीटर बची है, अगर आपने 12 मीटर के ऊपर छलांग लगाई तो दूरी ज्यादा निकल जाएगी, नीचे नहीं गिर जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपने यहां से 1 मिनट में 12 मीटर की छलांग मतलब ऊपर से छलांग लगवाई तो दूरी तो केवल 7 मीटर ही बची है, और 12 मीटर छलांग लगाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें टोटल 12 मीटर की थोड़ी छलांग उसे लगवानी है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब उसे जो केवल ऊंचाई चढ़नी है वो केवल 7 मीटर की चढ़नी है। कितनी मीटर चढ़नी है? केवल 7 मीटर की। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, उसकी जो गति है चढ़ने की वो कितनी है? 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ने की, ठीक है। हमें क्या करना है कि भाई उससे 7 मीटर चढ़वाना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तब समय हम यहां से ये निकाल लेते हैं, समय कितना लगेगा, ठीक है। 1 मिनट में वह 12 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 12 मीटर, ठीक है। तो हमें उससे कितना चढ़वाना है? 7 मीटर। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो अगर हम यहां से निकालेंगे भाई 12 मीटर चढ़ा 1 मिनट में, ठीक है, तो 1 मिनट चढ़ेगा कितने में? 1 मीटर दूर ऊंचाई चढ़ेगा 1/12 मिनट। और अगर हम कहें कि भाई 7 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा, तो 7 का यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा मिनट में, और इसको बदल लेते हैं सेकंड में, 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 12 पंजे 60, 5 सत्ते कितना बोलो? 35 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बची हुई 7 मीटर की वो ऊंचाई है उसको 35 सेकंड में कवर करेगा, 35 सेकंड में चढ़ जाएगा। तो देखो टोटल उसको उस रस्सी को चढ़ने में कितना समय लगेगा? 16 मिनट ये और 35 सेकंड ये, तो टोटल समय कितना लगा? 16 मिनट 35 सेकंड, ठीक है। तो इस रस्सी पर, इस पूरी रस्सी को उसको चढ़ने में 16 मिनट 35 सेकंड का टाइम लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 16 मिनट 35 सेकंड, ठीक है भाई। चलो नोट करो सभी लोग, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल एवं भागफल क्रमशः, ये हमारे सामने लिखा है 8,21,400 और 1.5 है। मतलब गुणनफल है 8,21,400 और भागफल है 1.5। कार्य है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। अभी आप मुझे एक बात बताओ, गुणनफल हमारे सामने इतना दिया जा रहा है और भागफल मतलब हम संख्याओं को डिवाइड करें तो ये इतना आएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो 1.5, तो देखो पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, 5 × 15, 5 दूनी 10। तो देखो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो संख्याओं, हम देखो संख्याओं का रेशियो भी बता सकते हैं, अनुपात, यानी जो दो संख्याएं रही होंगी वो किस अनुपात में रही होंगी? 3:2 के अनुपात में रही होंगी। यानी संख्याएं जो होंगी वो ऐसे लिखी जाएंगी 3:2, 3:2। अब देखो हमें पता है कि हम जब अनुपातिक संख्याओं में, ठीक है, जब प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं, जब अनुपातिक संख्याओं में जब हम उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती हैं? वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं, यानी कि रियल नंबर। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अनुपातिक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं पता करनी हो तो हमें अनुपातिक संख्याओं में उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमें यहाँ पर पता नहीं है कि भाई 3 और 2 जो अनुपातिक संख्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। मान लेते हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, तो देखो हम इसमें x का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x और ये कितना बोलो? 2x। इसका मतलब अब ये जो संख्याएं वास्तविक बन गई हैं वो कितनी बन गई? 3x और 2x। अब देखो अगर हम इनका गुणा कराएंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और x का x में होगा तो कितना हो जाएगा बोलो? x² हो जाएगा। तो देखो 6x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी, हम देखो गुणनफल का दिया जा रहा है, संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8,21,400, ठीक है। तो देखो हम इसके गुणनफल के बराबर रख देंगे 82,1400, ठीक है। तो इसके बराबर रखेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखो भाई तो
ठीक, तो देखो 6x² बराबर यह आ जाएगा 82,1400। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो 6 से काटो, 6 एकम 6 बचा 2 हो गए कितने 22, 6 तियां 18 बचे कितने कितने बचे 4 हो गए कितने 41। तो देखो 36 बचे 5 6 9 54 और ये 00। ठीक है भाई 136900। देखो x² का मान इतना आया। अब देखो ये जो वर्ग लिखा हुआ है ये किसका वर्ग लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूं, ये 37 का वर्ग लिखा हुआ है। देखो ये 1369 ये 37 का वर्ग होता है और अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये 370 आएगा। कितना आएगा 370। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन फैक्टर हमने x माना था वो 370 है। अब हमें फाइनली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल। देखो योगफल कितना है 3x + 2x कितना 5x, तो योगफल तो उनका 5x है तो x का मान रख देंगे कितना है 370। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 0 5 7 35 5 3 15 और 3 18 1850 इस क्वेश्चन का हमारा क्या आएगा राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई 1850 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ गए ये क्वेश्चन की नहीं, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बोलो भाई। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, कहा जा रहा है कि भाई 9 पेन और 11 पेंसिलों की औसत लागत 8.2 रुपीज है। आगे कहा जा रहा है कि भाई 7 पेन और 7 पेंसिलों की औसत लागत 10.5 है रुपए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है तो 32 पेन और 36 पेंसिलों की औसत लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो कहने का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। देखो मान लेते हैं एक पेन का मूल्य x रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। ठीक है, तो देखो आप कहोगे कि आपने x और y मान लिया, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, कुछ भी लंबा नहीं होगा। देखो क्वेश्चन ये सेटेड है, कैसे आपको करना है। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई 9x प्लस का कितना बोलो 11y बराबर। अब देखो एक बात बताओ, इनका औसत लागत मूल्य कितना है 8.2 रुपीज। अब एक बात बताओ, टोटल जो वस्तुएं हैं उनका औसत है ये कितना 8.2 रुपीज और टोटल वस्तुएं जो हैं वो है कितनी, क्या है कितनी कितनी है बोलो। तो देखो 9 पेन और 20 पेंसिल, तो कितनी वस्तुएं हो गई 11 और 9 20। तो देखो टोटल 20 वस्तुएं जिनका औसत मूल्य जो है वो 8.2 रुपीज है। तो अगर हम इनका कुल मूल्य निकालेंगे तो 20 का इसमें गुणा कराएंगे औसत में। ठीक है, तो जब हम 20 का इसमें गुणा कराएंगे तो एक जीरो से ये हट जाएगा और कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 और 2 8 16 164 रुपए। ठीक है, तो कहने का मतलब 9x प्लस 11y बराबर 164 रुपए आ गया। और दूसरी जो इक्वेशन दी जा रही है वो 7x प्लस का कितना 7 पेंसिलें, यानी कि 7x प्लस 7y बराबर 10.5। अब देखो 7 + 7 कितनी वस्तुएं होंगी 14, 14 वस्तुओं का मूल्य जो है वो कितना है 10.5 है। तो अगर हम उन 14 वस्तुओं का कुल मूल्य निकालेंगे तो इस 10.5 में क्या करना पड़ेगा 14 का मल्टीप्लाई तो करेंगे। देखो 14 पंजे 70 आएगा 0, लेकिन पॉइंट की वजह से वो कट जाएगा। तो देखो 7 आंसर लगी थी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 14 एकम 14, यानी कि कितना बोलो 147। ठीक है भाई, अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो देखो ये आ जाएगा कितना 9 और 7 कितना 16x और प्लस का कितना 11 और 7 कितना बोलो 18y बराबर ये कितना आ जाएगा 7 4 11 6 4 10 और 1 11 1 और 1 2 और 1 3 कितना 311 311 नहीं आ रहा 311। ठीक, तो बराबर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे भाई तो ये आ जाएगा 7 4 11 4 6 10 और 1 11 और 2 और 1 3, यानी कि कितना 311। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन में जो नई इक्वेशन बनी है इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 2 का मल्टीप्लीकेशन तो ये देखो कितना आ जाएगा। देखो 16 दूनी 32x और प्लस का कितना 18 दूनी 36y बराबर ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, हाँ 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि 622 रुपए। देखो उसने यही तो पूछा है कि भाई देखो 32 पेन और 36 पेंसिलों की लागत, तो देखो 32 पेन और 36 पेंसिलों की लागत जो है वो कितनी है 622 रुपए। अब देखो हम ये देखते हैं कि औसत लागत उसने पूछी है या कुल लागत पूछी है। तो देखो क्वेश्चन में उसने कुल लागत ही पूछी है, इसलिए जो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 622 आएगा। 622 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। देखो मैंने ये क्वेश्चन
मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया कि भाई कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 9x प्लस 11y बराबर 164 और 7x प्लस 7y बराबर 147, यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके x और y की वैल्यू निकालने लगेंगे। अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। और जबकि क्वेश्चन सेटेड था, वो आपसे ये कह रहा था भाई दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए और दो का मल्टीप्लीकेशन करा दिए, डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। मतलब मैं डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के दो का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता था। तो इस तरह से साइडेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको इसी तरीके से नहीं करोगे, दूसरी तरीका अगर बदलोगे तो फिर भाई टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर 622 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे भाई? आगे बढ़े? ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 ये है भाई। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई प्रत्येक क्लब का सदस्य अपने समूह के सदस्यों की संख्या के मुताबिक उतने ही रुपए और उतने ही पैसे का योगदान करता है। ठीक है भाई, उतने ही रुपए और उतने ही पैसे का योगदान करता है। उनका कुल योगदान 4949 रुपए का है। तो क्लब के सदस्यों की संख्या याद करनी है। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बात कही जा रही है कि एक क्लब में जितने सदस्य होंगे उसका प्रत्येक सदस्य जो होगा वो उतने ही रुपए देगा और उतने ही क्या देगा, बोलो, पैसे देगा। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। मान के चलो किसी क्लब में 5 सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य 5 रुपए और 5 पैसे ही देगा। 6 सदस्य हैं तो 6 रुपए 6 सदस्य 6 रुपए 6 पैसे ही देगा। 20 सदस्य हैं तो 20 रुपए 20 पैसे ही प्रत्येक सदस्य देगा। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है भाई, तो देखो करेंगे कैसे। मान लेते हैं इसमें क्लब के जो सदस्य हैं उनकी संख्या भाई x है, x मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ, x है तो जो रुपए दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे, x ही दिए जाएंगे, प्लस जो पैसे दिए जाएंगे, पैसे वो कितने दिए जाएंगे, x जो व्यक्ति होंगे वो पैसे कितने देंगे, वो भी x ही देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पैसे इनको रुपए में बदलने के लिए क्या करें, 100 का डिवाइड कर ले भाई, तो ये रुपए में आ जाएंगे। और टोटल इनका जो योगदान रहा वो कितना रहा, 4949 रुपए का। ठीक है भाई, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे कितना 100 बराबर कितना, बोलो 4949 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर किसके आएगा, 4949 है ना। अच्छा ठीक, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा देखो 1 प्लस 1 अपॉन 100 और बराबर किसके, 4949 के। अब देखो सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 101 बटे कितना, बोलो 100 और बराबर किसके, 4949 के। जरा हम इसको कैंसिल आउट काटते हैं तो देखो ये कटेगा, ये जो 101 इससे कटेगा, ये आ जाएगा 4 यहाँ पर आएगा और ये 9, 49 बार कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है भाई, तो यहाँ से जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा होगा 49 इंटू 100, तो यह रहेगा 4900 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 70 आएगी। और यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इस क्लब के जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 70 होंगे। हर समूह में 70 सदस्य हैं इस क्लब के। ठीक है, और 70 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जो है समझ आया होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत इंपॉर्टेंट। सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखो कहा जा रहा है कि एक संख्या सेट 100 प्राकृतिक संख्याओं से, देखो एक बात बताओ, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो भाई प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 और कहां तक, इनफाइनाइट तक चलते जाए। ध्यान रखना इसमें जीरो नहीं आता है, जीरो पूर्ण संख्याओं में आता है, होल नंबर्स। ठीक है, तो देखो 1 2 3, लेकिन हमें प्राकृतिक संख्याएं कहां तक लेनी है, 100 तक। ठीक है भाई, 100 तक प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, क्योंकि एक संख्या सेट जो है 100 प्राकृतिक संख्याओं से बना है। अब देखो वो कैसे कैसे बना है, ये कहा जा रहा है कि इस जो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें से आप 3 5 और 7 के गुणज को निकाल दीजिए। 3 5 और 7 के गुणज को आपको निकाल देना है।
निकालने के बाद जो सेट है उस सेट की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 3 का गुणज निकालते हैं। देखो हमें पता है कि इस सेट में जो 3 का पहला गुणज आएगा वो 3 होगा, 3 का अगला गुणज कौन सा होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर कौन सा होगा, 9 होगा, फिर कौन सा होगा, 12 होगा। इस तरह से कहानी चलती रहेगी और 100 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी है और इसमें जो 3 का जो सबसे आखिरी गुणज होगा वो हमारा कौन सा होगा, 99 होगा। 3 का सबसे आखिरी गुणज कौन सा होगा, 99 होगा, ठीक है भाई। अभी आप एक बात बताओ, हमें इन सारे गुणज से केवल इतना मतलब है कि हमें आखिर इनकी संख्या निकालनी है कि भाई टोटल जो है वो 3 के गुणज कितने होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमें देखो ये 3, 6, 9, 12 ये सारे 3 के गुणज हैं, आखिर ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, पहले हमें वो निकालने हैं भाई। तो आप एक बात बताओ, संख्या हमें पता है, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है आखिरी पद माइनस पहला पद बटे अंतर प्लस 1। अब देखो आखिरी पद कितना है, 99 में से पहला पद घटाएंगे 3, तो 99 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 96, और बटे अंतर, हर संख्या के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का, और प्लस का कितना, 1। काटेंगे इसको, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 32 और 1 कितना बोलो, 33। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इस संख्या सेट में जो 3 के गुणज होंगे भाई, 3 के गुणज कितने होंगे, 33 होंगे। 3 के गुणज कितने होंगे, 33। ऐसे ही हम 5 के गुणज निकालते हैं। तो देखो इस सेट में जो 5 का जो पहला गुणज आएगा वो कौन सा आएगा, वो 5 आएगा। दूसरा गुणज 10, तीसरा गुणज 15, चौथा गुणज कौन सा बोलो, 20, यानी कि मल्टीपल्स है ना। तो देखो ऐसे ही कहानी चलती जाएगी और इस सेट में जो आखिरी 5 का गुणज होगा वो कौन सा होगा भाई, वो स्वयं 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब हम 5 के गुणज निकालेंगे, सॉरी इनकी संख्या बताएंगे, तो देखो आखिरी पद माइनस पहला पद, तो देखो आखिरी पद कौन सा, 100 माइनस पहला पद यानी कि 5, 100 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 95, प्लस डिफरेंस, हर संख्या के बीच डिफरेंस कितने का है, 5 का, और प्लस का कितना बोलो 1, तो ये कट जाएगा कितना, 19, और एक कितना बोलो, 20। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो संख्या है, इस संख्या सेट में जो 5 के गुणज होंगे, 5 के मल्टीपल्स होंगे, वो कितने होंगे, 20 होंगे। 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 20। ऐसे ही हम 7 के मल्टीपल्स निकालते हैं। तो देखो 7 का जो पहला मल्टीपल होगा वो 7, अगला 14, फिर 21, फिर 28, ये कहानी चलती जाएगी है ना। और ये कहानी कहां तक चलेगी, देखो 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में जो 7 का अंतिम गुणज होगा वो कौन सा होगा, 98 होगा। 14 7 98 है ना, कौन सा होगा बोलो, 98। अब देखो हमें इस 7 के गुणजों की 7 के मल्टीपल्स की संख्या भी हमें बतानी है, तो कितनी हो जाएगी बोलो भाई। तो देखो 98 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 91 बटे आखिरी पद माइनस पहला पद बटे अंतर प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ये आ जाएगा 98 में 7 जाएंगे 91, और हर संख्या के बीच डिफरेंस होगा 7 का, और प्लस का कितना बोलो 1, ये कटेगा कितनी बार, 13 बार, 13 और 1 कितना बोलो, 14। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस सेट में जो कहने का मतलब 7 के गुणज होंगे वो टोटल कितने होंगे, 14 होंगे। 7 के गुणज कितने होंगे, 14 होंगे। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल 3, 5 और 7 के टोटल जो गुणज हुए वो कितने हुए, तो जोड़ लेते हैं। तो देखो 4 और 3 7, और ये आ जाएगा 3 2 5, और 5 और 1 6, यानी कि 67। कितने टोटल गुणज हुए, 67 गुणज हुए। अब देखो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि इन जो 67 गुणज हैं इनमें मैंने कुछ गुणज ऐसे हैं जिनको 2 बार काउंट कर लिया है भाई। कुछ गुणज ऐसे हैं जिनको हमने क्या कर लिया है, 2 बार काउंट कर लिया है। कैसे, अभी आप मुझे एक बात बताओ, जैसे 1 के गुणज जा रहे हैं, 1 के गुणज सॉरी 1 के क्यों, जैसे 3 के गुणज चल रहे हैं, देखो 3 6 9 है ना। अब देखो 3 के गुणज में 12 के बाद एक गुणज अगला कौन सा आया होगा, 15 आया होगा कि नहीं आया होगा। अब देखो जैसे ही मैं 5 के गुणज देख रहा हूं तो देखो 5 के गुणज में भी 15 आ रहा है, और 3 के गुणज में भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ गुणज यहाँ पर जो हमने 67 जोड़े हैं टोटल, उनमें से कुछ मल्टीपल्स को हमने 2 बार जोड़ लिया है। अब वही हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, जैसे हमने ये 15 15, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, सॉरी बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे जिनको हमने 2 बार जोड़ लिया है। फाइनली हमें उनको भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, अब देखो इसको आप मौजवानी भी बता सकते हो। अगर मैं बात करूं
जैसे मैं यहाँ पर 3 के फैक्टर निकाल रहा था, यहाँ पर 3 के मल्टीपल, यहाँ पर 5 के मल्टीपल और यहाँ पर 7 के मल्टीपल निकाल रहा था। तो देखो आप इसको मौजवानी भी बता सकते हो। हम इन दोनों को कंबाइन करके देख लेंगे भाई कौन से हमने जो फैक्टर जो है वो 2 बार ले लिए हैं। अब देखो अगर हम 3 और 5 को देखें तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कौन सा हो जाएगा, बोलो 15 हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 15 के मल्टीपल में जो चलेंगे उनको हमने डबल बार काउंट किया है। तो देखो एक तो आएगा कौन सा 15, 30, 45, 75 है ना, 15 दूनी 30, 15 3 45 है ना, 60 भी आएगा। ठीक है 60 है ना, 75, 90 बस। ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि भाई 3 और 5 के जो कंबाइंड मल्टीपल्स थे 15, 30, 45, 60, 75 और 90, इनको हमने 2 बार काउंट किया है। ठीक है अब हम किसको किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे भाई 5 और 7 को। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 35। अब 35 के मल्टीपल जितने भी होंगे उनको भी हमने डबल बार काउंट किया है। कौन कौन से, देखो 35, 70। अब इसके बाद 105 आएगा, वो जबकि संख्याएं 100 तक ही है केवल, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, केवल 2 हैं, 5 और 7 को मिलाकर। अब देखो 7 और 3 को देखो, तो 7 और 3 देखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 21। तो ये आ जाएगा देखो 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौगु 84 और 21 पंजे 105 होता है, वो 100 से ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है भाई तो अगर हम देखें हमने कितने फैक्टर्स कितने मल्टीपल्स ऐसे हैं जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है तो टोटल कितने हैं 12। 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5 और ये आ जाएगा कितना बोलो 55। देखो इसका मतलब ये हुआ बेटा 55 ठीक तो आएगा कितना बोलो 55। देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, देखो मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। आपने क्या किया है कि आपने 100 प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट इस प्रकार लिया है कि उसमें से हम 3, 5 और 7 के गुणज को निकाल दें। ठीक है निकालने के बाद जो संख्याएं बने उनका सेट हमने लिया है। तो देखो 3, 5 और 7 के जो टोटल गुणज हैं इस पूरे 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में जो 3, 5 और 7 के जो गुणज हैं वो टोटल कितने हैं 55 है। इन 55 को निकाल कर मैंने एक सेट लिया है। अब उस सेट में कितनी संख्याएं बची होंगी वो हमें बताना है। तो देखो 100 संख्याएं मैंने ली थी, उसमें से 55 संख्याएं मैंने निकाल दी हैं। निकालने के बाद एक सेट बनाया है, तो 100 में से 55 संख्याएं हम निकाल देंगे तो अब संख्याएं कितनी बचेंगी 45। यानी कि जो मैंने सेट लिया है उसमें जो संख्याएं हैं वो कितनी है 45 है। ठीक है भाई और 45 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी नहीं है ना ही लंबा है। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर लगाना तो आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई और कोई इसका शॉर्ट तरीका नहीं है भाई। ठीक है चलो बात समझे कि नहीं समझे, ठीक आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और यही क्वेश्चन आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है लेकिन सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहिए। अंत में जो है एक मैं जरूरी बात बताने वाला हूं आपको। ठीक है चलो ठीक अब देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। इसका मतलब ये है कि एक कोई स्कूल है वो 3 बसें भाड़े पर लेता है। तीनों बसें कैसी हैं बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक जैसे होने का मतलब ये है कि तीनों बसों में जो सीटों की संख्या है वो क्या है समान है। ठीक है भाई बस इतना मतलब है। अच्छा ठीक आगे उसने ये कहा और 4/5 सीटें घेरता है। देखो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जो लोग हैं जो विद्यार्थी हैं वो इतने हैं कि जो 3 बसें हैं उनका 3/4 सीटें गिर जाती हैं। इतने स्कूल में जो है स्टूडेंट हैं। आगे कहा जा रहा है कि 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितने भी यात्री रहे होंगे यानी जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे उनमें से 1/4 यात्री चले जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए जो यात्री होंगे वो अब केवल और केवल 2 बसें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई केवल 2 बसें जो है इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि तो अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न बताना है। ठीक है भाई अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक काम करना है कि हम मान लेते हैं कि जो कहने का मतलब ये है
कि इस क्वेश्चन में जो 3 बसें उसने जो है किराए पर ली हैं, ठीक है। देखो हम ये मान लेते हैं कि एक बस में जो सीटें हैं वो हम मान लेते हैं कितनी है, 10 हैं। देखो अब आप ये कहोगे कि आपने 10 ही क्यों माना। देखो आप मानने को तो चाहे कोई सी भी संख्या मान लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी मान लो आप, 10 के बजाय 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मान लो, आंसर आ जाएगा। बस 10 हमने इसलिए माना क्योंकि 10 मानने पर ये जो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ईजिली आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो हमने ये मान लिया कि भाई एक जो बस है उसमें जो सीटें हैं वो कितनी है, 10 है, ठीक है। मान लिया हमने एक बस में जो सीटें हैं मान लेते हैं कितनी है, 10 सीटें हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बस में सीटें कितनी है, बोलो 10 हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो टोटल बसें हैं वो कितनी उसने भाड़े पर किराए पर ली थी, 3 बसें। तो 3 बसों में जो टोटल सीटें हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, बोलो 30 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। कुल जो है कितनी सीटें हो जाएंगी, 30 सीटें आ रहा, ठीक है। कुल जो है कितनी सीटें हो जाएंगी, 30 सीटें हो जाएंगी। अब देखो उसने ये कहा कि 4/5 सीटें गिर जाती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, 30 का अगर हम 4/5 निकालेंगे, 4/5 तो देखो आएगा कितना आएगा, 5 × 30 6 × 4 24। इसका मतलब ये हुआ कि जो यात्री है टोटल जो यात्री हैं, हाँ जो टोटल जो यात्री हैं वो कितने हैं, 24 हैं। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर भाई 30 टोटल सीटें हैं और उसमें अगर 4/5 सीटें घिर गई, इसका मतलब जो यात्री होंगे उस बसों में बैठने वाले वो टोटल कितने होंगे, 24 होंगे भाई, 24, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा कि भाई 1/4 यात्री चले गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल यात्री जो थे वो कितने थे, 24। टोटल जो यात्री थे वो कितने थे, 24 थे। अब उसमें 1/4 तो चले गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1/4 चले गए तो बचे कितने, 3/4 बचे कितने, बोलो 3/4। तो अगर हम देखेंगे भाई अब यात्री बचे कितने हैं, तो देखो कितने बचे होंगे, 4 × 24 है ना, और 6 × 18 यात्री बचे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है केवल यात्री बचे हुए कितने हैं, तो केवल जो है 18 यात्री अब रह गए हैं। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा कि जो बचे हुए यात्री हैं, देखो शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो 18 यात्री बच गए थे, इन्होंने कहा कि भाई तीसरी बस की कोई जरूरत नहीं, हम 2 ही बसों में चले जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने केवल जो है वो 2 बसें इस्तेमाल की। तो देखो आप एक बात बताओ, 18 यात्री हैं और 2 बसें इस्तेमाल की, तो देखो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न बतानी है। मतलब 2 बसों में कितनी सीटें गिर जाएंगी। अब देखो एक बात बताओ, अगर 18 यात्री हैं तो सीटें कितनी गिरेंगी, 18 ही तो गिरेंगी। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई एक यात्री होगा वो 2 सीटों में बैठ जाएगा, 5 सीटों में एकदम लेट के चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं भाई। 18 अगर यात्री हैं तो सीटें भी तो 18 ही गिरेंगी, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सीटें गिर गई 18 जबकि टोटल सीटें कितनी थी, उसने कहा भाई 2 बसें, तो टोटल एक बस में अगर मैंने 10 सीटें मानी है तो 2 बस में कितनी सीटें हो जाएंगी, 20। देखो 18 सीटें गिर गई कितनी सीट में से, 20 सीट में से। तो इसका जो भिन्न आएगा वो कितना आएगा, 9/10। तो बचे हुए यात्रियों के लिए जो भिन्न है वो कितनी है, 9/10 है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 9/10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो ठीक। अब देखो मैं कह रहा था कि भाई जरूरी बात बताऊंगा। जरूरी बात भाई ये है कि अभी हम लोगों की रीजनिंग की क्लास चल रही है, ठीक है भाई। सॉरी रीजनिंग की क्यों चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, नंबर सिस्टम की, ठीक है। बहुत जल्द 1-2 दिन में, आज या कल में ही रीजनिंग की क्लास भी शुरू होगी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास जो है एक साथ चलेगी, ठीक है। मैथ की क्लास जो है आपको मैथ वाले प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिलेगी और रीजनिंग की क्लास जो है रीजनिंग के सेक्शन में मिलेगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और रीजनिंग की जो मैं शुरुआत करूंगा, वो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि रीजनिंग की क्लास आप शुरू कीजिए और क्लॉक और कैलेंडर उसमें जो है पढ़ाइए, ठीक है। बिल्कुल बात सही है, मैं रीजनिंग की क्लास शुरू करूंगा और उसमें शुरुआत क्लॉक और कैलेंडर से ही शुरुआत कराऊंगा, ठीक है। आज ही 1-2 दिन में ही क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है, रीजनिंग की भी और मैथ की भी, ठीक है। तो यही भाई जरूरी बात थी। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया हो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कर दो, शेयर कर दो भाई, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे साथ जो है लोग जुड़ पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है भाई।